नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है और आज हम खास चर्चा कर रहे हैं देश भर में जिस तरह से किसान अलग-अलग जगह पर अपने आंदोलन कर रहे हैं और अधिकतर आंदोलन वो हैं जिनमें सरकार ने पहले उनकी मांगों को माना था या उनसे वादे किए थे और उनको पूरा नहीं किया है। उसके खिलाफ उनको सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है और पिछले दिनों जिस तरह से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी बॉम्बे के अंदर एक सभा में अपनी बात रखते हुए देश के कृषि मंत्री के सामने कहा जो देश में सरकार क्या कर रही है, किसान 1 साल पहले भी सड़कों पर था और आज भी सड़कों पर है और सरकार ने किसानों से बातचीत क्यों बंद कर दी है? और दूसरा उन्होंने इम्पोर्टेंट सवाल उठाया जो किसानों को एमएसपी देना चाहिए, उससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा, मोटा इस तरह की बात ही उन्होंने अपने सामने कहा। हालाँकि सब जानते हैं पार्लियामेंट में जिस तरह से आके फिर उन्होंने पलटी मारी और उसी कृषि मंत्री को जिनके सामने वो उनकी कमियाँ बता रहे थे, उनको उन्होंने किसानों का लाडला कहा। तो देश भर में किसान क्यों आंदोलित है? क्या सवाल है उसके सामने आज भी? इस पर हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए मौजूद हैं अशोक धवले जी जो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा वो संयुक्त किसान मोर्चे के भी एक अभिन्न अंग हैं। अशोक जी आपका न्यूज़ क्लिक में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यस। ये जो धनखड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया बॉम्बे में जो आपका होम स्टेट भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? और किसानों के सवालात आपको क्या लग रहा है? और जो सरकार उपराष्ट्रपति ने कहा और आप लोग जो कह रहे हैं और सरकार जो कह रही है, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल। धनखड़ साहब ने जो मुंबई में जो ये निवेदन दिया, ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी गलती से क्यों न हो, लेकिन कभी-कभी सत्ताधारियों को सच भी बोलना पड़ता है। और वही सच धनखड़ साहब ने वहाँ पर कहा कि भई आज भी किसान रास्ते पर है, आंदोलन में है, उस वक़्त भी थे, तो सरकार क्या कर रही है? कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कभी-कभी गलती से क्यों ना, लेकिन सच भी बोलना पड़ता है। निकल जाता है। वो सच निकल गया, यही बात है उसके अंदर। अर्थात जैसे आपने कहा, उसके बाद पार्लियामेंट में वो घूम गए, बहुत बड़ा प्रेशर आया होगा ऊपर से, ये तो बात बिल्कुल है। तो इसलिए वो फिर घूम गए, वो बात छोड़िए। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि एक्चुअली किसानों का एक भी बुनियादी सवाल इस सरकार ने सुलझाया नहीं है। ये वास्तविकता है आज की परिस्थिति की। और इसलिए हम देखते हैं कि फिर से दिल्ली के इर्द-गिर्द में ये लगातार आज हज़ारों किसान फिर से रास्ते पर आ रहे हैं, आंदोलन के रास्ते में। और अभी सरकार को फिर से इनको दमन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी भी हमारे ग्रेटर नोएडा के जो किसान है, जो लगातार 8-10 दिन से इनका आंदोलन जारी है, तो अभी 14 सालों से जारी है। हाँ, वही तो, वैसे तो 14 साल से जारी है, लेकिन अभी फिर से वो उभर कर आया ये 8-10 दिन के अंदर। अभी उनमें से 150 से ज़्यादा किसान, उसके अंदर हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के नेता रूपेश वर्मा जी, नंबरदार जी, जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष और सचिव है, वो आज जेल में है पिछले कई दिनों से। दूसरे 150 हमारे किसान वहाँ जेल पे है। तो ये सरकार को क्यों करना पड़ता है? ये सही में इसका मतलब यही है कि सरकार आज किसानों के कोई भी सवाल को हल नहीं कर सकता है। ये है सच्चाई, और ये सच्चाई आज पूरे देश के सामने बार-बार आ रही है। और किसान ये तो सबसे बड़ा तबका है ना, अन्नदाता जो हम कहते हैं, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, उसके अंदर कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है। वो सही में अन्नदाता है और वही आज दुखी है। ये आज हम पूरे देश में ये बात को देखते हैं। अलग-अलग जगह में भी उसका अलग से उसका आविष्कार होता है। तो लेकिन ये बात तो सच है कि आज हर जगह ये एमएसपी का देखो, अगर आपने जो पूछा कि भाई इन्होंने कुछ साल पहले जब ये बड़ा आंदोलन, 1 साल का आंदोलन जब सस्पेंड हुआ, तब इन्होंने 3 कृषि कानून तो वापस लेना पड़ा, माफ़ी माँग के लेना पड़ा। माफ़ी मांग कर लेना पड़ा, है ना? और जो 1 साल 15 दिन तक 750 हमारे किसान भाई शहीद हो गए, ये हमने देखा। आपने लखीमपुर खीरी में 4 किसान और 1 पत्रकार को रौंद कर मार डाला आपने, ये इनके गाड़ी के नीचे। तो ये सब होने के बाद आखिर में इनको ये कानून रद्द करना पड़ा।
ये बात है। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो कई बातें बोली थी, हमने फिर भी आंदोलन 15 दिन तक चलाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने तुरंत तो वापस नहीं लिया। 19 नवंबर को हमको याद है अभी भी, 2021 को मोदी साहब ने वो ऐलान किया कि भाई हम तीनों कानून रद्द कर वापस ले रहे। लेकिन आंदोलन चला 9 दिसंबर तक। क्यों? क्योंकि बाकी जो मांगे थी उनके ऊपर हमें कुछ ना कुछ आश्वासन उसके बारे में चाहिए था। वो दिया उन्होंने लिखित रूप में। एक भी अभी तक आश्वासन उन्होंने अमल में नहीं लाया। उदाहरण के तौर पर अभी एमएसपी का लीगल गारंटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बात देश के बहुत बड़े कृषि शास्त्रज्ञ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इनके नेतृत्व वाला जो राष्ट्रीय किसान आयोग था, इन्होंने जो पहली सिफारिश की थी कि अगर ये कृषि संकट को रोकना है, अगर किसानों की आत्महत्या, जो हम जानते हैं पिछले 25 साल में 4 लाख के ऊपर गई है, पिछले 10 साल के अंदर, यानी मोदी साहब के सरकार के अंदर 10 साल में उनका टोटल है 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या का। इसको अगर रोकना है तो डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व वाले आयोग ने ये कहा था कि एक बात तो करना चाहिए कि हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम आपने देना चाहिए, एमएसपी की गारंटी के रूप में। ये सबसे बुनियादी सिफारिश थी। वो थी 2006 साल में की हुई। अब आज तो 2024 खत्म होने को आया, यानी आप देखिए 18 साल खत्म हुए, अभी तक बीजेपी के सरकार, उसमें से 10 साल तो वो थे, बीजेपी ही थी, लेकिन कुछ भी किया नहीं। और आज हम देखते हैं इसके चलते। लेकिन एक चीज जब यहाँ रुकूं, चूंकि पार्लियामेंट में कई बार अपोजिशन कोशिश कर रहा है जो एमएसपी के सवाल को उठाया जाए, तो कृषि मंत्री बहुत ऐसे ताव में आके खड़े होकर जवाब बार बार देते हैं, जो एमएसपी हमसे ज्यादा कोई नहीं दे रहा, और आप तो ऐलान कर देते हम एमएसपी दे भी रहे हैं। तो इस बात को आप, एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जो एमएसपी सरकार दे नहीं रही है, दूसरी तरफ सदन के अंदर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये बात कहते हैं जो हम एमएसपी जितना ऐलान एक तो बढ़ा के दे रहे हैं पहले से, और मुनाफा का लागत दे रहे हैं, और हम जमीन पर सबसे ज्यादा एमएसपी देने वाली सरकार है। देखिए, ये बात सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी पहले बार नहीं बोले, इसके पहले नरेंद्र तोमर ने भी वही बात किया। उसके पहले हर कृषि मंत्री इस सरकार का जो भी कोई हुआ होगा, प्रधानमंत्री ने वही कहा, अर्थ मंत्री ने वही कहा कि हम तो एमएसपी दे रहे भाई। लेकिन एमएसपी कौन सा दे रहे? हमारा कहना है कि जिसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी पूरा लागत खर्चा, खेती के लिए जो कई चीज लगती है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे दर्शक पूरा समझेंगे नहीं, लेकिन किसान को ये अपना फसल निर्माण करने के लिए पूरा जो खर्चा आता है उसका 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। ये कर क्या रहे हैं? ये बेसिकली लागत खर्चे को ही कम दिखा रहे हैं। वही फॉर्मूला ये पॉइंट है, A2 प्लस, हाँ वही A2 प्लस FL, ये है उनका फॉर्मूला, जो डॉक्टर स्वामीनाथन के आयोग का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं था, वो था C2 प्लस 50%। ये बात है। तो ये है बुनियादी इनकी सही में झूठ बोलने का यही बात है, इसलिए तो ये लोग बोल रहे हैं। और अगर ये दाम अगर मिल गया होता तो किसान क्यों रास्ते पर आते भाई? किसान रास्ते पे आने की जरूरत नहीं थी ना। अभी आप देखिए सोयाबीन का दाम, सोयाबीन का दाम इतना गिरा है अभी पूरे देश भर में कि आज जो इन्होंने जो दाम डिक्लेयर किया उससे और अभी जो मिल रहा है उसके अंदर 1000 रुपये क्विंटल के पीछे फर्क है। सरकार कपास का वही हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, आज चुनाव के समय इसीलिए महाराष्ट्र में भाव अंतर की बात हुई थी। हाँ, हुई थी। तो भाव अंतर दिया मेरे ख्याल से कुछ जगह उन्होंने, हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर किया तो चुनावी राज्य में, लेकिन पूरे देश भर में ये सवाल आज भी बना हुआ है। मैं आपसे अभी करंट स्थिति पे, क्योंकि दिल्ली में हम लोग बैठे हैं तो इसके आसपास नोएडा हो या हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे भी हो, वहां भी किसान संगठन 10 महीने से अधिक से बैठे हुए, और सरकार जिस तरह से हर जगह हम देख रहे हैं क्रैकडाउन हो रहे हैं,
यहाँ तो समझौता करने के बाद किसान नेताओं को नोएडा के अंदर रिलीज कर दिया गया था। रिलीज करके आए, उसके बाद फिर दोबारा से उनको सबको डिटेन करके या अब तो जेल में भेज दिया गया है। किसान नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा था उनके परिवार से। अभी अमराराम किसान नेता जो सीकर से सांसद भी हैं, वो गए थे, मिल के आए। उन्होंने जिला अधिकारी से ये अनुमति मांगी है, जो किसान नेताओं से जेल में किसान संगठन के लोगों को मिलने दिया जाए। तो ये जो हालात है, किसान आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर बैठा है इस मौसम के अंदर, और सरकार का जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हो और इससे लड़ने की आप लोग क्या तकनीक और या क्या आप लोग कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, ये नोएडा का जो हमारे किसानों का संघर्ष है, एक्चुअली इसकी शुरुआत देखिए 1997 पे होती है। यानी कितने साल हो गए? 27 साल हो गए। क्योंकि क्या 1997 में इनकी ज़मीन, इसका अधिग्रहण हुआ था। भूमि अधिग्रहण इनका, हजारों किसान है, उनमें से 45 गांव के हैं। और वो किसके लिए हुआ था? नया शहर बसाने के लिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा करने के लिए उसका उनका ज़मीन लिया था। उस वक्त क्या बोले थे? उस वक्त एग्रीमेंट किया था सरकार ने, बाकायदा एग्रीमेंट है आज पूरे किसानों के साथ कि हम ये 1 2 3 4 चीज़ करेंगे। हम आपको जो आपने ज़मीन दिया उसके बदले में 10% विकसित ज़मीन आपको देंगे, 10% डेवलप्ड लैंड। ये उनको बोला था, 1997 के एग्रीमेंट में है। फिर उसके बाद 2013 का ये जो भूमि अधिग्रहण कानून हो गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और एक बहुत बड़ा तरक्की है पहले के कानूनों के ऊपर। यूपीए सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, यूपीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। और उसी उपलब्धि को मोदी सरकार जब आई, पहले साल में उस उपलब्धि को नकारने का पूरा प्रयास उन्होंने किया, ये भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लाकर। खैर, उसके खिलाफ बहुत बड़े संघर्ष हुए, भूमि अधिकार आंदोलन रास्ते पर उतरा। पूरी संसद के अंदर, राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था, तो कॉमरेड सीताराम येचुरी जी थे तभी राज्यसभा में, दूसरे लोग थे। उन्होंने सब पूरे विपक्ष को एक साथ किया। और जब मोदी सरकार को पता चला कि ये कानून राज्यसभा में पास नहीं हो सकता, तब 2-3 बार ये करने के बाद में उनको वो अध्यादेश रद्द करना पड़ा। ये बात हुई। खैर, उसके बाद 2013 का ये जो है, उसके मुताबिक आप रेट दीजिए, 4 गुना रेट बोला है इन्होंने। जो सर्कल रेट उस वक्त का तय किया, तो अभी तो बढ़ाना चाहिए ना कि 2013 का कानून ये ऑलरेडी अमल में आया है, तो इसका कुछ नहीं किया। रोजगार देने का कबूल किया था, उसके बारे में कुछ नहीं करते। शिक्षा के बारे में कुछ नहीं करते। जो भूमिहीन है उनको भी कुछ जमीन देने का तय हुआ था, ये कुछ भी उसके बाद के सरकार ने किया नहीं। और इसलिए ये आंदोलन लगातार जो जारी है, इसका मेन कारण ये है कि जो किसान है वो न्याय के लिए लड़ रहा है, जो उनको ऑलरेडी कबूल किया था लेकिन जिसको लागू नहीं किया अभी तक, उसके लिए वो लड़ रहे। अभी जब वो लड़ रहे हैं, मुझे याद है कि अभी 1-1.5 साल पहले फिर से बहुत बड़ा आंदोलन था, हम लोग सब वहाँ गए थे, ग्रेटर नोएडा के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हजारों लोग वहाँ थे। पूरा वो इसको अथॉरिटी को पूरा घेराव डाला, कई महीने वहाँ बैठे रहे, कई महीने बैठे थे वो। तो हम लोग सब लोग गए थे, क्योंकि उसके अंदर ये अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन अभी तक का चला है। उसके बाद में दूसरे भी लोगों को हमने बोला कि भाई आप लोग भी आ जाओ, तो इसलिए दूसरे संगठन भी आए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक संगठन का ये मामला नहीं है, सभी लोग एक साथ आकर अगर लड़ेंगे तो उल्टा उनकी ताकत बढ़ेगी। तो ये सब मामला है। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है, मांगों को मान्य करने के बजाय आज पूरा दमन का षड्यंत्र इन्होंने चालू किया। और इसलिए जैसे हमने कहा, 150 से ज़्यादा किसानों को आज भी गिरफ्तार करके रखा है। कुछ हमारे जो नेता है, रूपेश वर्मा और सब, उनको तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में दिया है, किसी के साथ मिलने नहीं देते, परिवार को मिलने नहीं देते। आपने कहा, अमराराम जी गए थे, हमारे किसान सभा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और सांसद, तो वहाँ जाकर जब उन्होंने कहा, ये इन्होंने कहा डीएम ने
कि भाई हम ये दमन नहीं करेंगे, किसानों के खिलाफ नहीं करेंगे। अरे लेकिन एक बोलना एक बात है, लेकिन योगी जी की सरकार वहाँ काम कर रही है, ये हम देखते हैं। और ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा आदेश जा रहा है उनको, क्योंकि दिल्ली के करीब है। तो ये सब जो है दमन का रास्ता ये सरकार ने नहीं छोड़ा, 2021 के आंदोलन में भी नहीं छोड़ा, और अभी 2024 के आंदोलन में भी वही रास्ता उनका कायम है। जैसे एक चीज ये आंदोलन पर दमन की जो बात है, पहले भी हम देखते थे आंदोलनों पर इस तरह से क्रैकडाउन पुलिस करती रही है, पहले की विपक्षी सरकारों में भी होता रहा है। लेकिन इस समय जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जिस तरीके से मैसेज देना, जब सड़क पे उतरना ही गुनाह हो गया है। आप सड़क पे उतरे, जो हमने खासकर नोएडा में देखा अभी, अब महिला किसान परिवार के लोग आए थे, किस तरीके से कुछ संख्या में वो आंदोलन पे आते हैं, सरकार प्रशासन बातचीत करता है, जब सड़क पे मत आइए, अब पार्क में हो जाइए, लोग साइड हो जाते हैं। उसके बावजूद अगले दिन जब उनकी संख्या कम होती है, पुलिस किस तरीके से घसीट के महिला किसानों को और कुछ 100 किसानों को ही बस में भर के ले जाती है। तो ये क्या मैसेज है जो अब इस देश में आंदोलन करना भी मुश्किल बन गया है? और इन सब हालातों में आप लोग आंदोलन का आगे का रास्ता कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हमारा तो कई सालों से हमारा ये कहना है कि आज एक्चुअली अगर देखा जाए तो देश के अंदर जनवाद के ऊपर ही बहुत बड़े हमले लगातार चल रहे। कोई भी अगर इस सरकार के साथ दूसरा अलग मत रखेगा या उसको विरोध करेगा, जिसको डिसेंट कहते हैं, इस सरकार के साथ सहमत नहीं होगा, तो उनके ऊपर ये दमन का पूरी तरीके से उसका हमला होता है। और ये अभी किसान आंदोलन सिर्फ एक नहीं है, पूरे अगर देश में देखेंगे, आपने कहा एकदम बिल्कुल सही है कि इस सरकार को, पूरा इस देश को तानाशाही के इसके अंदर उनको रगड़ना है। इसलिए हम लगातार बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भारत में जारी है। पहले की इमरजेंसी तो ओपन थी, डिक्लेयर की हुई थी। अभी डिक्लेयर न करते हुए डिक्लेयर इमरजेंसी जो हुई, उसी किस्म का आज हालात पूरे देश के अंदर है। और इसलिए ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का विरोध हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते। इसके पीछे सिर्फ बीजेपी आरएसएस की सरकार है, इतना ही नहीं, लेकिन इनके पीछे और कौन है, ये सब क्यों हो रहा है? इनके पीछे पूरे कॉरपोरेट, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, ये इनके सरकार के पीछे है और इनकी जो मिली भगत है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कॉरपोरेट सांप्रदायिक सरकार है, तानाशाही सरकार है। तो कॉरपोरेट जब इसके अंदर बड़े पैमाने पर आती है, तब पूरे दुनिया का इतिहास आप देखो, पूरे दुनिया का, जब कॉरपोरेट के हित जब खतरे में आते हैं, तब आप देखते हैं कि सरकार को इस्तेमाल करके कॉरपोरेट पूरी तानाशाही का इस्तेमाल करेंगे। और वही भारत में अभी हो रहा है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आपने जो सवाल किया, तो क्या है इसके अंदर रास्ता? इसका रास्ता ज़रूर है, और वो रास्ता है कि हमारे संघर्ष को और ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा तेज हमको करना होगा। हमारे किसान सभा की भूमिका है, संयुक्त किसान मोर्चा की भूमिका रही है, लगातार ये भूमिका रही कि हम आंदोलन पूरी तरीके से शांति के साथ में हम करेंगे। आपने देखा होगा, दिल्ली की सीमा पर 1 साल और 15 दिन तक आंदोलन चला, एक भी गाड़ी की कांच तक नहीं टूटी, लाखों किसान होने के बावजूद। सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में, शाहजहाँपुर बॉर्डर में एक भी गाड़ी की कांच भी नहीं टूटी। ये किसानों ने ये पहचाना कि हम पूरे शांति के साथ ही करना चाहते हैं, अहिंसा के साथ करना चाहते हैं ये आंदोलन को, और वो किया हमने। हालांकि बीच में 26 जनवरी का 26 जनवरी का हो याद दिलाती है सरकार, जो किसानों ने दिल्ली में उत्पाद बिल्कुल की कोशिश करी। तो उन लोगों को तो सरकार ने ही लगाया था ये करने के लिए। उसके लिए कई तो सबूत है हमारे सामने, वो हमने पेश भी किए थे उस वक्त, कि जिन्होंने ये किया किसकी चमचेगिरी कर रहे थे वो भी हम जानते हैं, वो हमने क्लियरली रखा। तो ये सब जानते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया, ये बाद में रखना चाहिए।
इसलिए हमारा कहना है कि ये, लेकिन उसका व्याप बढ़ना चाहिए, उसकी तीव्रता बढ़नी चाहिए। और अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में अभी संयुक्त किसान मोर्चा हमारा, अभी दक्षिण भारत में एक हमारा मीटिंग हुआ सभी मुख्य इनके। अभी हमारा जब हम बात कर रहे हैं तो पूर्वी भारत में एक हो रहा है कलकत्ता में, सभी संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों का एक साथ वहाँ पर हो रहा है। उत्तर में होगा, पश्चिम में होगा, यानी हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं इस आंदोलन को पूरे देश भर फैलाएं, और वो फैल रहा है और ज़्यादा फैलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए, तीव्र इतने सवाल हो रहे हैं, आप कितना भी उसको रोकने का प्रयास करो, लेकिन किसान ये रुकने वाले नहीं है। किसान लड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो अन्याय लगातार बढ़ रहा है तो उसका मुकाबला होगा, इसका प्रतिरोध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं किसान रुकेगा नहीं, लड़ेगा, ये तो ठीक बात देख भी रहे हैं हम, अभी भी अलग-अलग जगह किसान बैठे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। इन सब हालातों में जो सरकार और उसके समर्थक लोग हैं, वो बार-बार आर्गुमेंट देते हैं, हरियाणा में किसान आंदोलन रहा, महाराष्ट्र में आपने आपके नेतृत्व में कई बार पैदल मार्च, किसान लॉन्ग मार्च किए, बड़े-बड़े आंदोलन हुए, और इन सब बाद में जब ये राज्यों के चुनाव बार-बार आते हैं, वो हर सवाल में काउंटर चुनाव से करना चाहते हैं। तो देखिए, जनता तो हमारे साथ है, वहाँ हरियाणा सारी किसान हमें वोट दिया है, हमारी सरकार जीत के आई है, चाहे महाराष्ट्र में जिस तरह से विक्ट्री हुई है या अलग-अलग राज्यों में। तो इन सब हालातों में जब कहते हैं किसान परेशान है, सबकी स्थितियाँ खराब है, उन सब के बीच में जिस तरह से उनको चुनावी समर्थन मिलता है सरकार को, वो उसको अपनी वैलिडिटी के तौर पर, अपनी नीति का, जो वो नीति बना रहे हैं, उसका समर्थन के तौर पर जनता का अप्रूवल मानते हैं। तो इन सब सवालों का आपके पास क्या जवाब रहता है? देखिए, इसको अगर देखा जाए, लोकसभा चुनाव 2024 का देखिए, क्या हुआ उसके अंदर। जहाँ जहाँ किसानों का आंदोलन था, उन राज्यों के अंदर बीजेपी को बहुत बड़े ये इसका हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में देखिए, एक भी सीट बीजेपी की नहीं आई। हरियाणा में देखिए, चुनाव का, लोकसभा का मैं बोल रहा हूँ, जो पूरे 10 के सेट 10 इसके पहले जीते थे, आधे हो गए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी इनके खिलाफ गई और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में गई। राजस्थान में 10-11 सीट वो हारे, जो 25 के 25 जीते थे पिछले बार। महाराष्ट्र में आप जानते हैं 48 में से 31 सीट ये इंडिया ब्लॉक जीता, इनको सिर्फ 17 सीट मिले महाराष्ट्र में। यानी ये 5 राज्यों का देखिए, जहां पर किसान आंदोलन जोर शोर से हुआ पिछले कुछ वर्षों में, वहां पर हमने देखा कि बीजेपी हारी है, ये सच्चाई है। और लोकसभा चुनाव से बहुत क्लियर होता है ना, अभी यानी बहुत लंबे की समय नहीं है, जून में तो उसका रिजल्ट आया। अभी उसके बाद में अलग अलग जो फैक्टर्स हुए, अलग अलग जो कारण हुए, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, जरूर जांच होनी चाहिए, और ज़्यादा गहराई में जाकर उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अंदर सही में कारण क्या थे, यानी बीजेपी एनडीए ने अपने को संभालने के लिए क्या क्या किया, इंडिया ब्लॉक कहाँ कम गिरा, ये सब चीज़ है, वो अभी का विषय नहीं, रणनीति का मामला है। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ बातें हैं, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो पूरे तरह से इलेक्शन कैसे संगठित किया जाता है, इलेक्शन कमीशन का रोल अलग अलग। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में नांदेड़ का लोकसभा का उपचुनाव था, उसी दिन विधानसभा के 6 सीट का चुनाव था, उसी के नीचे लोगों ने दोनों के लिए मतदान किया एक ही वक्त, और लोकसभा की सीट कांग्रेस जीती, इंडिया ब्लॉक जीती, और नीचे के 6 के 6 विधानसभा की सीट ये बीजेपी और एनडीए जीती। अब ये चमत्कार कैसे हुआ भाई, लोग सब उसके बारे में सोच रहे, ये कैसे चमत्कार हुआ। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इस पे चुनाव पे आएंगे, हो सकता है लोग मतदान करें, लोग की इच्छा है, सरकार बनती है। इस सवाल पे, इस किसानों का सवाल जो अपना है, इस बीच में
अभी क्या हालात है देश में किसानों के, और कौन से ऐसे सवाल है जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए, जिसको सरकार नहीं कर रही है, और कौन से सवालों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो कौन से बड़े मुद्दे आप लोगों के सामने भी हैं? देखिए, अभी के जो मुद्दे हमारे वो मुख्य मुद्दे मैं आपके सामने एकदम संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, जिनको सुलझाने के बगैर ये किसान आंदोलन रुकेगा नहीं, जैसे मैंने कहा। नंबर 1 मैंने कहा, एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी होनी चाहिए कि पूरे लागत खर्चे का पूरा दाम देके उसका 1.5 गुना दाम किसान को मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसके साथ ही जो मैंने कहा कि पिछले 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा किसान इन्होंने आत्महत्या की। एक बार पूरे सभी किसान और खेत मजदूरों का कर्जा मुक्ति करना चाहिए केंद्र सरकार ने करने की जरूरत है। इसके पहले 2 बार केंद्र सरकार ने की है, तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि अरे कैसे हो सकता है। वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री जी थे तभी पूरे कर्जा माफी का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, पूरा तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तो कम से कम उन्होंने किया। उसके बाद यूपीए 1 गवर्नमेंट ने किया, 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी किया, तो ये करना चाहिए। दूसरी बात हमारा कहना है, ये किसान को 1 लाख किसान आत्महत्या करने के बाद भी ये एक भी नया पैसा केंद्र सरकार ने उनका कर्जा माफ नहीं किया। लेकिन उसी 10 साल में बड़े बड़े कॉरपोरेट का आज 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने माफ किया है, राइट ऑफ किया है, और ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे लिखा है, बजट के रिकॉर्ड में 15 लाख करोड़। ये इनके मुट्ठी भर जो क्रोनी कॉरपोरेट्स है, नाम लेने की जरूरत नहीं। तो ये है। तीसरी बात, भारत के अंदर आज ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सब है, इसकी वजह से किसान भी बहुत बड़े संकट में आया है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि आज उसको फसल बीमा योजना ये देना चाहिए, उसका ठीक तरह से मुआवजा देना चाहिए। एक सर्वंकष योजना होनी चाहिए जो इनके पास बिल्कुल नहीं है। इनकी योजना जो है ये किसानों के खिलाफ और कॉरपोरेट बीमा कंपनियों को मालो माल करने वाली है। चौथी बात, किसान और खेत मजदूरों को पेंशन मिलना चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद दोनों इनको पेंशन मिलना चाहिए, ये बात है। उसके साथ में और एक बात है, ये पूरा बिजली और सिंचाई इसका निजीकरण करने का जो चालू है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके अंदर स्मार्ट मीटर योजना अभी शुरू की है। पूरी तरह से सिर्फ किसान नहीं, लेकिन शहरी इलाके में भी लोग तबाह हो जाएंगे। हाँ, बिजली संशोधन विधेयक तो पुराने आंदोलन का भी हिस्सा था, सरकार उसका ने भी एक बोला था। एग्जैक्टली। तो अब इस पे जो जितनी सारे अपने डिमांड कहीं मांगे हैं किसान आंदोलन की, मुख्य एक जमीन का मामला छूटना चाहिए और मनरेगा का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि खेत मजदूर भी हमारे बहुत ही करीबी हमारे ये है, और मनरेगा उनको रोजगार, खेत मजदूरों को जमीन, गरीब किसान को जमीन, जोतने वालों की जमीन होनी चाहिए। ये सब आदिवासियों का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार कानून, ये सब चीज जो है, ऐसे कई सवाल जो है, दलित किसानों के सवाल है, महिला किसानों के सवाल है, तो ये सब सवालों के लिए एक पूरी तरीके से एक पैकेज देना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और ये है एक्चुअली बुनियादी बातें। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ आए और इतने विस्तार से किसानों के सवालों पर चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे अभी आपने अशोक जी से सुना किस तरीके से देश भर में किसान आंदोलन अभी चल रहा है, और उसके क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार एड्रेस नहीं करनी चाहिए, जिसको एड्रेस करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि देश भर में किसान की क्या हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। और यही सवाल है, क्योंकि शौक से कोई सड़कों पर तो बैठने नहीं आ रहा है और नहीं आएगा। अभी जो हालात है और सरकार जिस तरीके से उनका दमनात्मक रवैया अपना रही है, उसको भी रोकना चाहिए और बातचीत के जरिए इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।